लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और मैं 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। उस समय मैं कई पदों पर रहा, जैसे कि पूर्व में जिला मंत्री भी रह चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार संभालता था। उसके बाद विधानसभा प्रभारी का भी हमारे पास पद है। आप बीजेपी को इतना सही बता रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं बीजेपी को कट्टर दुश्मन मानते हैं। जी। आपको नहीं लगता है आप मुस्लिम से दुश्मनी कर रहे हैं? नहीं, मुस्लिम की देखिए हेटर्स होने चाहिए लाइफ। अगर आपके जीवन में हेटर्स नहीं रहेंगे फिर इस जवानी का कोई फायदा नहीं। पॉडकास्ट का सबसे बड़ा क्वेश्चन, आप मुस्लिम होते हुए भी बीजेपी के इतना बड़ा सपोर्टर कैसे हो? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। दूरी है न खाई है, पीएम मोदी हमारा भाई है। आपने भारत में मस्जिदों में बम फूटते नहीं देखा होगा, या मज़ारों में नहीं देखा होगा, या फिर ईदगाह में नहीं देखा होगा। पाकिस्तान में आए दिन फूटता है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम मुस्लिम को ही काटता है। तो आप भारत को हिंदू राष्ट्र बोल के अपने कम्युनिटी से दुश्मनी नहीं कर रहे हैं? नहीं, दुश्मनी क्या करना है, जो रियलिटी है उसको दिखा रहा हूँ ना। जब 57 इस्लामिक कंट्री बन सकता है तो हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है। अगर मैंने जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, बस ठान लिया तो ठान लिया, जो होता है होने दो। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, मुस्लिम लोग हिंदू से ही क्यों प्रॉब्लम है? सिख से प्रॉब्लम नहीं है, ईसाई से प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू से ही क्यों प्रॉब्लम है? हिंदू क्या बिगाड़ा है? देखिए, मैंने चुनाव में ही बोला था, दिल्ली में कह रहा था केजरीवाल, पानी बिजली माफ, दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। इंस्टा देख रहा था तो उसमें आप जब भी देखो राहुल गांधी बिल्कुल फायर, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से 7 पुश्ते की दुश्मनी चलती है आपकी। तो ऐसा क्यों है? राहुल गांधी के लिए मैंने बोला था वहां की धरती से, तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का, हमने तेरी रैलियों में देखे थे झंडा पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसे मेहमान आ जाने वाले हैं जो कि मुस्लिम समुदाय के होते हुए भी बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। दोस्तों, आज के जो हमारे अतिथि हैं उनका नाम है मोहम्मद सदाब खान, जो कि एक फेमस इन्फ्लुएंसर के साथ विधानसभा की प्रभारी, अल्पसंख्यक मोर्चा और भाजपा के युवा नेता भी है। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे निक्सन टॉक पे। आप आए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत दिन से आपको फॉलो कर रहे थे, आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। और सद्दा भाई, हमारे तरफ से, निक्सन टॉक की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले निक्सन टॉक के दर्शकों को सादाब, यूपी के सादाब का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सदाब जी अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी, मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से हूँ, और गोंडा जनपद से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर भगवान घनश्याम महाराज जी की प्रागट्य भूमि है, जो कि स्वामीनारायण संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। और वहाँ से मेरा गांव खाले गांव पड़ता है। और मैं तो एक सामान्य परिवार से हूँ, बट मैं दिल्ली में पिछले 4 साल से रह रहा हूँ। बाकी इन्फ्लुएंसर बनने का सपना मेरा था। मैं तो वैसे राजनीति में 2015 से स्टार्टिंग किया था, और मैं टीवी चैनलों पे आना चाहता था। मेरा ड्रीम था कि मैं एक दिन टीवी चैनल पर आऊँगा, और आज आपके पॉडकास्ट में मैं पहुँचा हूँ यहाँ तक सफ़र करके। तो मेरा सपना था कि मैं टेलीविज़न में, मेरे परिवार में किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये लड़का आज राजनीति करियर में जाएगा। और यहाँ तक पहुँचने का जो सपना था वो मेरे राजनीतिक गुरु श्री श्याम जी पांडे, जो कि अयोध्या से हैं, उन्होंने 21 साल की उम्र में यूपीएससी क्लियर कर ली थी। और वो आज ग्राम पंचायत अधिकारी भी हैं, समाज सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं। तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिला, प्रेरणा मिली, और आज मैं उन्हीं की बदौलत आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे मैं आपका इंस्टा देख रहा था, उस पर नाम आ रहा था यूपी का सदाब। जी। तो ये नाम रखने का आइडिया कैसे आया? देखिए, मैं एक्चुअली बताया कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और प्रॉपर दिल्ली में रहता हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करूंगा, और इस वजह से मैंने अपना नाम यूपी का सादाब रखा। और यूपी का सादाब जो प्रेरणा मुझे मिली कि मैं अपने उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, ये लड़का आज आगे बढ़ रहा है, तो इस वजह से मैंने किया कि यूपी के थीम को मेरे को आगे बढ़ाना है। और मैं वैसे तो दिल्ली में ही रहता हूँ, लेकिन मैंने यूपी का सादाब इसलिए चुना कि मैं उत्तर प्रदेश वालों की सेवा करने के लिए आया हूँ। तो खान जी, जैसे आप मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, जी। और ये माना जाता है कि जो बीजेपी के बारे में बोलता है, बीजेपी को सपोर्ट करता है, वो जनरली हिंदू के लोग बिलोंग करते हैं या हिंदू के समुदाय से बिलोंग करते हैं। जी। तो आपने कैसे निर्णय लिया कि क्योंकि आप मुसलमान समुदाय से हैं? देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बन के आए, तो उस समय कोई भी मुस्लिम समुदाय आना नहीं चाहता था बीजेपी पार्टी में, क्योंकि ये कांग्रेस के नेताओं द्वारा उन्हें बताया जाता था कि
ये तो हिंदुत्व की पार्टी है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और मैं 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, उस समय मैं कई पदों पर रहा, जैसे कि पूर्व में जिला मंत्री भी रह चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार संभालता था, उसके बाद विधानसभा प्रभारी का भी हमारे पास पद है। देखा होगा आपने, कांग्रेस ने 70 साल केवल मुस्लिमों को यूज किया है, उन्होंने शिक्षा से वंचित कर दिया। अगर उनको पढ़ा लिखा दिया जाता तो ये पत्थरबाजी कौन करता, ये ठरकबाजी कौन करता। और हमारे मुस्लिम समुदाय के पास केवल उन्होंने अस्तुरा, पंक्चर की फैक्ट्री और रिक्शा देने का काम किया। और जब उसके बाद बताइए, कोई भी मुस्लिम पढ़ा लिखा आप अगर 100, 200, 500 रुपए दोगे तो क्या वो पत्थरबाजी करने जाएगा? कभी नहीं जाएगा। इस वजह से वहां पर मैंने जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है हमारा, कि लाइक जैसे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ काम कर रही है, और वो बिना जात भेदभाव के कोई भी अगर योजना का लाभ मिल रहा है तो वो हमारे मुस्लिमों को भी मिल रहा है और उसके साथ साथ हिंदू भाइयों को मिल रहा है। तो ये तो इधर उधर गुमराह करके अब पढ़ा लिखा युवा जब आगे आ रहा है तो अब यही कांग्रेस पार्टी पतन होने जा रहा है इसका। तो खान जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मुसलमान समुदाय के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, कांग्रेस ऐसे नहीं करी। तो एक कांग्रेस को दोष दिया जाए या मुसलमान समुदाय को दिया जाए कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करा, अपने आप को एजुकेटेड नहीं करा? नहीं, देखिए इस पर मैं विभाग की अंदाज से आपका रिप्लाई करूंगा, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट थी कांग्रेस सरकार से, और कांग्रेस के राज में आपने देखा होगा कि कोई भी अगर स्कूल होते थे तो वहां पर बोरी देकर बैठाया जाता था। और आज एजुकेशनल सिस्टम इतना अच्छा है कि कोई भी लड़का किसी भी परिवार से बिलोंग करता हो, किसी भी जात विशेष समुदाय को, वो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि हमारे बच्चे आगे पढ़कर अपना फ्यूचर तैयार करें। क्योंकि अगर कांग्रेस में, जैसा कि 2 वर्ड में बताया, कि कांग्रेस ने अगर मुस्लिमों को या किसी को भी पढ़ा लिखा दिया जाता तो वो केवल पत्थरबाजी करवाती थी। अभी आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में लाल चौक पे तिरंगे का अपमान किया जाता, वो झंडा कोई नहीं उतरवा सकता था, और ये बीजेपी के उसमें संभव हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर इनको रोजगार की बात हो, जैसे कि आपने देखा होगा रिक्शा, पंक्चर की फैक्ट्री, अस्तुरा, ये केवल मुस्लिमों के पास होते हैं। तो इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं था। और आज जब 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उसके बाद नई शिक्षा नीति प्रणाली आई, एजुकेशनल सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि यार हर कोई मुस्लिम महिलाएं या बहन बेटियां आज पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं, IAS IPS बन रही हैं, DM बन रही हैं। आज भी तो पत्थरबाजी होता है, ऐसा थोड़ी है 2014 के बाद। तो देखिए जो मानसिकता है जो पुरानी वाली, अब नॉन एजुकेटेड ही पत्थरबाजी चलाने जाएगा। अब यूपी का सादाम यहाँ पर बैठा है, आप मेरे को 100, 200, 500 रुपए या 1000, 2000 दोगे तो मैं पत्थरबाजी करने जाऊंगा? क्योंकि मैं एक शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ। इस वजह से आपने देखा होगा कि पत्थरबाजियां होती है, और इस पर तो सरकार अंकुश भी लगाने का काम कर रही है। तो जैसे आपने बताया कि कांग्रेस ने सही डायरेक्शन नहीं दिया मुस्लिम समुदाय को, इसलिए वो नहीं पढ़े लिखे, तो क्या बीजेपी ने सही डायरेक्शन दिखा रही है? जी बिल्कुल डायरेक्शन दिखा रही है, तभी तो यूपी का सादाम यहाँ पे बैठा है। क्योंकि हम पढ़े लिखेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे तैयार करेंगे? अगर मैं हूँ यहाँ पर, मैं अपने परिवार के बच्चों को सबसे पहले शिक्षा दूंगा, एजुकेशनल सिस्टम दूंगा कि वो अपने अच्छे संस्कार, और मैं तो आज अपने दादी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज इस दुनिया में नहीं है। 2000 मेरी दादी जी का 2020 में देहांत हो गया था, लॉकडाउन के पीरियड में। उस समय SHO ने अंतिम दाह संस्कार करने के लिए मना कर दिया। मैं उनसे भिड़ गया तुरंत, मैंने कहा भाई अंतिम संस्कार होगा और लॉकडाउन में होगा, मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जाऊंगा, लेकिन आप रोक नहीं सकते। तो मैं कहीं ना कहीं दादी जी के लिए इतना लड़ा मैं, और दादी जी के लिए इतना मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को शिक्षा दिया। हर कोई पौत्र को सोचता है कि आगे बढ़े, और उनका भी ड्रीम था कि ये लड़का कहीं ना कहीं टेलीविजन पे जाएगा। मैं बहुत भावुक भी हूँ, उनकी याद मेरे को आज भी सताती है, क्योंकि उन्होंने मेरे को शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, फिर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर वो मेरे को ज्ञान नहीं देते, शिक्षा नहीं देते, तो मैं भी पत्थरबाजी करने जाता, मैं भी ठरकबाजी करने जाता। आप बीजेपी को इतना सही बता रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं बीजेपी को कट्टर दुश्मन मानते हैं, आपको नहीं लगता है आप मुस्लिम से दुश्मनी कर रहे हैं? नहीं, मुस्लिम की देखिए हेटर्स होने चाहिए लाइफ। अगर आपके जीवन में हेटर्स नहीं रहेंगे फिर इस जवानी का कोई फायदा नहीं। और मैं तो, मेरे पास जब मैं इंस्टा पे कोई भी या यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ तो मेरे को बहुत सारी गालियाँ आती है। हेटर्स होने चाहिए लाइफ में। और जैसा कि मैंने बताया भी कि जो द वॉइस ऑफ ट्रूथ की परिकल्पना को साकार करेगा उसके लिए तो भाई आएंगे। अब ये बताइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी सच्चे राष्ट्रवाद और सच्चे देशभक्त थे।
वीर अब्दुल हमीद जी को देख लो, अशफाक उल्लाह खान को देख लो। तो ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन रही। और इस देश में, भारत देश में, कलाम की सोच वाला मुस्लिम चाहिए, कसाब की सोच वाला नहीं। और कसाब की सोच वाला रहेगा तो यूपी का सादा भी उसे टपाटप कर देगा। और मैं तो कहीं भी जाता हूँ, विदाउट सिक्योरिटी जाता हूँ। मुस्लिम का वोट भी इस बार बहुत ज्यादा कन्वर्टेड हुआ है। और कुंवर बासित अली जी प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तर प्रदेश से। उन्होंने एक मेरठ से कंपेनिंग की थी, उसमें बोला था कि न दूरी है न खाई है, पीएम मोदी हमारा भाई है। तो जैसे मैंने बहुत सारा आपका वीडियो देखा, आप लाइव इंटरव्यू में जाते हो, बहुत सारे चैनल पे जाते हो, तो तरह तरह के लोग क्वेश्चन करते हैं, आप उसका आंसर भी देते हो। तो आप बीजेपी सपोर्टर हैं, तो बहुत बारी प्रतिक्रिया या बहुत सारा ऐसा, आपको डर नहीं लगता है कि जो आपके अगेंस्ट जो भी है हेटर्स हैं, कुछ आप पे आक्रमण कर दे या कुछ ऐसे कर दे? कैसे उसको मैनेज करते हो आप? नहीं, देखिए, जब मैं दिल्ली के चांदनी चौक या कनॉट प्लेस में जाता हूँ लाइव डिबेट के लिए, मैं तो ऐसे अकेले ही चलता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अकेले ही जाता हूँ। और कई बार फॉलोवर्स भी मिलते हैं, हेटर्स भी मिलते हैं, तो कोई सेल्फी लेता है, कोई आलोचनाएं करता है। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो हेटर्स मेरे से मिलते हैं तो मैं बोलता हूँ उनसे कि द वॉइस ऑफ ट्रूथ, जो सच बोलने की हिम्मत रखेगा वही देश पर राज करेगा। और जब मैं लाइव डिबेट में जाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे हेटर्स आते हैं कि तू नकली है, ये है वो। उनको सबसे पहले आधार कार्ड दिखा दो, भाई देख ले यूपी का सादाब, मोहम्मद सादाब खान नाम है, बाई कार्ड। और उसके बाद जब मैंने एक बार इंटरव्यू दे रहा था, एक बंदा आया कह रहा है कि सबसे पहले मैं इस देश में कुरान को फॉलो करूंगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान। अगर हम इस देश के सच्चे देश प्रेमी हैं तो सबसे पहले मैं भारत का संविधान के अंतर्गत चलूंगा। इस पॉडकास्ट का सबसे बड़ा क्वेश्चन, आप मुस्लिम होते हुए भी बीजेपी के इतना बड़ा सपोर्टर कैसे हो? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और उसमें मैंने देखा कि ये पार्टी सच्चे राष्ट्रवाद और देशभक्त की है। मैंने ज्वाइन किया बीजेपी, फिर उसके बाद कोई भी बंदा मुस्लिम आगे आना नहीं चाहता था, क्योंकि जब देखो गुमराह कर दिए थे कांग्रेस पार्टी ने कि मुस्लिमों को तो बीजेपी कट्टर हिंदुत्ववादी की पार्टी है। और इस वजह से मैंने चूज किया कि मैं तो जाऊंगा बीजेपी में ही। और बीजेपी में जब आया तो वहां पर देखा कि मैंने राष्ट्रवाद की भावनाओं को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप चाहे देख लो, राम मंदिर का सपना हो, हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक ऐसी कुरीतियां थी। अभी तो मेरे पास, मैंने बताया, वेस्ट बंगाल से भी मेरे पास कॉल आए थे। वो महिला इतनी पीड़ित थी कि मैं उसके बारे में आपको बयान नहीं कर सकता, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। फिर मैंने वहाँ के एसएचओ को फ़ोन किया, कोलकाता वेस्ट बंगाल में सर्कस पार्क में था। फिर मैंने कॉल किया, एक ही बार में अपना इंट्रोडक्शन दिया, देन उसके बाद उसका एफआईआर तुरंत रजिस्टर्ड हो गया। और ट्रिपल तलाक ऐसी कुरीतियाँ थी कि हमारे मुस्लिम महिलाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। और आज हर जगह देखिए, हर मुस्लिम महिलाएं अच्छे से जी रही हैं, अपना जीवन यापन कर रही हैं। और तीसरा था धारा 370, कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के लोगों को पैसे देकर पत्थरबाजी करवाती। जब धारा 370 वहां से हटा, लाल चौक पे तिरंगे का अपमान होता था। आज देखिए हमारा भारत देश का तिरंगा वहां पर लहरा रहा है। तो मैं इन सब चीजों से प्रभावित था, प्रधानमंत्री मोदी जी को, इस वजह से मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। तो आप बस बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित थे इसलिए बीजेपी ज्वाइन किया, अपना भी विचार था और अपना भी एक सपना था कि हाँ मैं ऐसे समाज को सुधार कर सकता हूँ, इसलिए ज्वाइन कर? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रभावित था, और उसके बाद मैं अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों को आगे लाना चाहता था। अब इस देश में मैं तो जागरूक ही कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों को आग्रह भी करता हूँ कि आप भी आगे आइए, और हमारे समाज को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, ताकि आप ये जो पत्थरबाजी वगैरह करते हैं इनसे दूरी हो जाएगी। और देखिए, आप कोई भी अगर क्राइम होता है तो सबसे पहले नाम मुस्लिम का आता है। मैं इस पे, मेरे को बहुत ज्यादा हंसी आती है कि मुस्लिम का नाम क्यों आता है। और इसमें कहीं ना कहीं अभी मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में हमारे गृह जनपद से 7 लोग गए थे, वहां पर अटैक करके, बस के ऊपर अटैक करके बस खाई में चली गई। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिमों की इन्वॉल्वेशन रहती है। अब कोई भी बंदा अपने तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, या हमारे मुस्लिम समुदाय का देख लो कि कोई मक्का मदीना या काबा जाता है, वहां पर तो अटैक नहीं होते, कोई हिंदू भाई अटैक नहीं करता। और यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर में कोई जाता है तो वहां पर अटैक करके मार दिया जाता है। तो ये कैसे इन्वॉल्वेशन है, ये कहीं ना कहीं इसमें लिप्त होते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सरकार को
ध्यान देना होगा और टेररिस्ट को हटाना होगा। और हमारे भारत देश में आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में इस्लामिक स्टेट बनने जा रहा है, क्योंकि आए दिन वहाँ पर क्राइम होते रहते हैं। वहाँ की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना है। और मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि खुलेआम मार दे रहे हैं। और मैं उन युवाओं को आगे आने के लिए बोलूँगा कि जो ऐसी कुरीतियाँ करते हैं इन सबको मिटाना है। और जब देश प्रदेश और तरक्की करेगा, युवाओं को नेतृत्व करने का भी मौका मिलेगा। आप बीजेपी का सपोर्ट करते हो, तो आप बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से मिलते होंगे। जी जी। तो उसमें बीजेपी में अधिकतर हिंदू हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम और हिंदू में कुछ अलगाव होता है उसमें? नहीं, देखिए, मैं तो जहाँ बैठता हूँ वो कट्टर सनातनियों के साथ में बैठता हूँ। और आज हम तो भारत देश में रहकर सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि वो भी 82.7% जो सनातनी भाई हैं उनकी वजह से। आपने भारत में मस्जिदों में बम फूटते नहीं देखा होगा, या मज़ारों में नहीं देखा होगा, या फिर ईदगाह में नहीं देखा होगा। पाकिस्तान में आए दिन फूटता है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम मुस्लिम को ही काटता है। अब यहाँ पर हम भारत देश में रहकर सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 82.7% सनातनी भाई रहते हैं। और मैं आपके चैनल पे एक बात और बोलूँगा कि भारत में जब 2029 में लाल किले की प्राचीर पे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, उसी दिन होगा। आज ही नोट कर लेना आप मेरी बातों को। तो आप भारत को हिंदू राष्ट्र बोल के अपने कम्युनिटी से दुश्मनी नहीं कर रहे हैं? नहीं, दुश्मनी क्या करना है, जो रियलिटी है उसको दिखा रहा हूँ ना। जब 57 इस्लामिक कंट्री बन सकता है तो हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है? ये बन ही जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जब योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे उसी दिन बनेगा। जैसे आपने सुरक्षा के लिए एक बताया था कि पाकिस्तान के मुसलमान को देख लो, वहां पे ईदगाह पे कभी बम आए दिन बम फूटता है, कभी कत्लेआम होता है, बहुत सारी चीज होता है। लेकिन जो इंडिया के, जो भारत के मुसलमान समुदाय के लोग हैं जी, वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। 2014 से पहले आपने देखा होगा, अगर हम दिल्ली में कहीं पे भी घूमते थे या भारत के किसी भी स्टेट में देखते थे, वहां पर एक बोर्ड टंगी होती थी कि इसको मत छूना, ये लावारिस वस्तु है, इस पे अटैक हो सकता है। और 2014 के बाद से दिखा दीजिए कहीं पर भी एक भी अटैक हुए हों। जैसे आप बता रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए भारत को, या हिंदू की आप बता रहे हो, सारी बात हिंदू का बोल रहे हो, सनातनी के साथ बैठते हो। तो जैसे आप इतना एजुकेटेड हो, आपको समझ में सारी चीजें आती हैं, लेकिन हो सकता है आपके घर वाले एजुकेटेड ना हो सकता है इतना नहीं समझदार हो, तो इसके लिए आपको रोकते टोकते नहीं है? देखिए, ये आपने पारिवारिक विषयों पर बात किया। मेरी जो फैमिली है वो एजुकेटेड है। ओके। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो काम मैं करता हूँ वो अपने लिए करता हूँ। अगर मैंने जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, बस ठान लिया तो ठान लिया, जो होता है होने दो। और जैसा कि परिवार में आपने पूछा कि सपोर्टिव, मेरे माता पिता दैट साल की सारे सपोर्ट हैं। और वो मेरे को मना नहीं करते, क्योंकि जो जानते हैं कि जो मेरा बेटा काम कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। समाज के लोगों को प्रेरित भी करूँगा कि इसमें युवाओं को आने के लिए। और इस पर मैं बहुत जल्दी अपना एक मोटिव लाऊंगा कि अभी देखा होगा आपने 15 अगस्त आने वाले हैं, और 15 अगस्त में हर घर तिरंगा अभियान कैंपेनिंग करूंगा। इसमें हर एक घर में तिरंगा अभियान को जोड़ूंगा, क्योंकि इसमें हमारे भारत देश का जब झंडा छत पे, घरों पे लहराता है तो मैं बहुत गर्व से महसूस करता हूँ कि मैं एक भारत देश में रहकर सेफ एंड सिक्योर फील करता हूँ। तो खान जी, मेरा एक ऐसे ही पर्सनल क्वेश्चन है। जी। मेरे बहुत सारे दोस्त मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त देख भी रहे हैं, जैसे साहिल हो गया, इरफान हो गया, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई मैंने आज तक नहीं देखा मुस्लिम हिंदू करते हुए। जी एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, जब भी हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो एक राष्ट्रगान की बात आती है, जन गण मन जी या वंदे मातरम। तो मैं देखता हूँ मुस्लिम समुदाय में इसमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं वो बोलते हैं, नहीं करते हैं, नहीं गाते हैं। जी। देखिए, हमारा नेशनल एंथम जनगण मन अधिनायक जय है। राइट। और इसमें हम अपने भारत देश में रहते हैं तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो नहीं मानता कि ये सब चीज़ें भारत माता की जय। अभी मैंने देखा कि असउद्दीन ओवैसी जो है, ये संसद भवन में जब गया तो वहां पर जय फिलिस्तीन के नारे लगाए। राइट। अपने भारत देश में रहकर दूसरे कंट्री का, इस्लामिक कंट्री का आप वो करते हो। और आज फिलिस्तीन देख रहे हो, तहस नहस हो रखा है, इजराइल ने कर रखा है। और मैं तो इजराइल का समर्थन करता हूँ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इनकी है। और जो असउद्दीन ओवैसी है ये केवल मुस्लिमों को भड़काने का काम करता है, और 48 डिग्री सेल्सियस में भी शेरवानी पहनने का काम करता है। तो मैं तो नहीं मानता कि, और जैसा कि आपने बात किया था कि मुस्लिम और हिंदू एक साथ नहीं रहते, मैं तो जितने लोगों के साथ में रहता हूँ कट्टर सनातनियों के साथ में रहता हूँ।
जहाँ कोई मुस्लिम बैठ नहीं सकता। तो इसका मेन कारण ये है कि जब भाईचारा बनाओगे, आप अपना पूजा पाठ करो, मैं अपनी नमाज अदा करूंगा, तो दिक्कत कहाँ पे है? तो क्या आपको लगता है जो भी हिंदू मुसलमान होता है, ये जो भी नेता, बड़े बड़े नेता लोग हैं जिसको हम आंख बंद कर फॉलो करते हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं? हाँ, राजनीति चमकाने के लिए करते हैं, और कुछ मोटिव भी होना चाहिए, क्योंकि मुद्दे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, राम मंदिर का सपना कोई भी गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती थी। 500 वर्षों का राम मंदिर का सपना था, और आज हमारे अयोध्या के अंदर सबसे बड़ा कुरान रखे जाने वाला मस्जिद बन रही है। कांग्रेस सरकार ने तो इस पे रोक लगा रखा था कि बने ही ना, और आज देखिए गर्व से महसूस होता है जब हम अयोध्या के राम मंदिर में जाते हैं, या हमारे मुस्लिम समुदाय के लिए जो सबसे बड़ा कुरान रखा जाने वाली मस्जिद बन रही है, तो कोई हिंदू भाई विरोध नहीं करता। मुस्लिम समुदाय अपने कुरान रखने वाली बात, जो मस्जिद बने, उनसे खुशी नहीं है। उनको इस बात का जरूर दुख है कि राम मंदिर कैसे बन गया। तो अगर खुश नहीं है तो उस पर हॉस्पिटल बनवा दें, किसी गरीब गरीब के लिए हॉस्पिटल बनवा दें, या कोई पार्क बनवा दें। हमें हमें तो गर्व होता है कि मैं भारत में रहकर सबसे बड़ा कुरान रखा जाने वाली मस्जिद बन रही है, तो इसमें दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए, और जो है वो हमारे समाज के लोगों के लिए ही है। जी, देखिए, बिल्कुल भारत जो देश है, हमें माना जाता है कि हर तरीके का समुदाय के लोग रहते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। आप देखिएगा, यहाँ पे मंदिर है, बगल में मस्जिद है। जी जी। लोग हिंदू लोग जो है मंदिर में पूजा करते हैं, जो मुसलमान लोग समुदाय को नमाज अदा करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी इतना दिमाग में भर चुके हैं, भर दिया गया है कि नहीं, देखिए, आपको हिंदू है नफरत होना चाहिए, ये देखिए मुसलमान है, एज कंपेरिजन हिंदू में कम, इतना मुसलमान के खिलाफ कम भड़काव है। लेकिन मैं देखता हूँ मुसलमान में बहुत ज्यादा भड़काव, मतलब अलग ही एक लेवल का रखा हुआ है जी। कि अगर हिंदू है तो आपको इनसे बच के रहना है, ये कुछ कर सकता है, ये कर सकता है। देखिए, मैं दिल्ली में जहाँ पे रहता हूँ, वहां पर मेरा एक मुस्लिम का घर है, बाकी सारे हिंदू भाइयों का है। और जब कोई भी त्योहार होता है तो हम लोग उसमें शरीक भी होते हैं, सम्मिलित भी करते हैं। और जाट और गुर्जर, आपने दिल्ली में देखा होगा, जाट और गुर्जर की आबादी ज़्यादा है। मैं उनके साथ में बैठता उठता हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे को फीलिंग आती है कि जब वो अपने किसी भी, अभी मेरी ईद गई है पिछले, उसमें मैंने इनवाइट किया, वो लोग भाई मेरे आवास पे आए, और उन्होंने भी, अभी कावड़ यात्रा चल रहा है उसमें मेरे को इनवाइट किया, मैं वहां पर भी गया। तो हम दोनों तो मिलकर रहते हैं, आप मेरे धर्म की बात करो, मैं आपके धर्म की बात करूंगा, तो डजेंट मैटर डिफरेंस बिटवीन। लेकिन इसमें जो कुछ नेता होते हैं वो बरगलाने का काम करते हैं, जैसे कि असउद्दीन ओवैसी मुस्लिमों को भड़काते हैं। तो ये उनकी जाहिलियत मानसिकता जो है, इस वजह से उनको उनके दिमाग में भर दिया गया कूट कूट के, कि आप ऐसे लोगों को फॉलो ही मत करो। और अगर कोई भी मुस्लिम पढ़ा लिखा एजुकेटेड रहेगा, वो कभी भी असउद्दीन ओवैसी को वोट करने नहीं जाएगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, मुस्लिम लोग हिंदू से ही क्यों प्रॉब्लम है? सिख से प्रॉब्लम नहीं है, ईसाई से प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू से ही क्यों प्रॉब्लम है? हिंदू क्या बिगाड़ा है उनका? देखिए, इसमें ये है कि 82.7 जिसकी ज्यादा आबादी होगी, मेन रीजन यही है। 82.7% सनातनी भाई रहते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट का मैटर ज्यादा चल रहा है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं हिंदू के नाम से कोई भी नाम रख लेंगे, और उन्हीं हिंदू भाइयों से दिक्कत होगी उन्हें। तो इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, लेकिन ये जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चालू हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश में हमारे बुलडोजर बाबा हैं, वो ना हिंदू देखते ना मुस्लिम देखते हैं। जब उनका बुलडोजर चल जा रहा था, उनके ब्रेक नहीं होता उनके बुलडोजर में, एक बार चल गया तो कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलता। और इस पर उत्तर प्रदेश में तो माफियाओं का अंत कर दिया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे। हिंदू मुस्लिम तो वहां पे है ही नहीं। अगर कोई भी वहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम हो रहा है, कोई भी अगर उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा तो इस चौराहे से नहीं, अगले चौराहे तक वो दब जाएगा। तो खान जी, अभी आपने जिक्र किया नेम प्लेट का, जो यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी इसको अप्लीकेबल करा था। तो एक चीज बताइए, जो मुसलमान समुदाय के लोग मैं देखता हूँ अपने शान से अपना नाम जाहिर करते हैं, जैसे आपने बताया सदाब खान, नमाज अदा बिल्कुल करते हैं, खुलेआम करते हैं, खुलेआम सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको नेम प्लेट रखने में, अपना नाम सही बताने में क्या दिक्कत हो रही है? ये कहीं ना कहीं उनकी जाहिलियत का वो है। और मैं इस पर बताऊंगा कि नेम प्लेट, जब कोई भी, अगर हमारे ढाबा हो या रेस्टोरेंट हो, मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अपना प्रमोशन करूंगा, मैं अपने नाम से विख्यात करूंगा। अगर वहाँ पर कोई भी नाम अगर बताया जाता है, तो हिंदू भाइयों का क्यों लिखा जाता है? और ये तो थुकी हुई बिरयानी का भी मैंने बहुत जिक्र हुआ, वीडियो देखा है।
कि रोटी ठोकर में देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी जाहिलियत को, इंसानियत को नफरत फैलाता है और इस पर कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। इसी थूकने की वजह से जो यूपी गवर्नमेंट थी, या बहुत सारे लोग हिंदू क्लेम करते थे कि ऐसे मुसलमान लोग थूक थूक के या बिरयानी ऐसे जो भी चीज में बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था, इसी को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने लगाया था कि चलो हाँ। यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया ताकि कांवड़ यात्रा में जो भी रूट में जो भी जाने वाले हो ऐसे थूकी हुई वस्तु ना खा पाए। मेरा मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो भी है इसके खिलाफ जो बोल रही है वो खुद अपना बदनाम कर रही है ना। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं इनमें इन्वॉल्वेशन है ना इनकी। अगर आप किसी को ठोकर दोगे, ह्यूमैनिटी कहाँ चली गई? मुस्लिम कम्युनिटी में एक वर्ड यूज होता है लव जिहाद, जी। जिसके खिलाफ बुलडोजर बाबा भी हैं। तो लव जिहाद क्या होता है, उसके खिलाफ वो क्यों है? देखिए, लव जिहाद 2 अक्षरों से बना हुआ है। लव मतलब कि इंग्लिश वर्ड है। लव मतलब प्यार, मोहब्बत, इश्क, और जिहाद है अपना अरबी वर्ड। लव जिहाद केरल में एक मैंने देखा था कि केरल में एक हिंदू युवती ने मुस्लिम लड़के से शादी किया। उसी के उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर एक्शन भी लिया था, और वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई लव जिहाद की। लव करते हो अपने धर्म से करो, अपने धर्म के लोगों से करो। क्या वो वहां पर लड़कियां नहीं है? क्यों हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर फिर उसके बाद 35-36 टुकड़े में बढ़ती हैं? और मैं उन हिंदू युवतियों को भी मोटिवेट करूंगा कि ऐसे लोगों का शिकार ना बने, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वेशन होती हैं। बोलती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर अब्दुल एक जैसा नहीं होता। जैसे आपने लव की बात किया, तो जो प्यार होता है बहुत अंधा होता है, जिसमें धर्म का कभी देखा नहीं जाता है, कभी विपरीत धर्म से भी प्यार हो जाता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब अब्दुल रमेश बनकर एक हिंदू युवती को फंसाता है, फिर शादी कर लेता है, फिर उसको हत्या कर देता है। तो यहाँ पे दिक्कत है, इससे प्रॉब्लम होती है। अब एक अब्दुल जैसे बना रमेश, अब इस जितने मुसलमान कम्युनिटी सब पे क्वेश्चन उठ गया, इसी की वजह से दिक्कत होती है। देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि लड़कियों को जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होने में इनका आइडेंटिफिकेशन भी करना होता है। अब आपने कोई भी अब्दुल अगर मान लीजिए कि अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, देन उसके बाद उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिफिकेशन करे कि कौन है कौन नहीं है। प्यार तो अंधा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें लड़कियों को भी जागरूक होने की जरूरत है, खासकर हमारी हिंदू युवतियां। जनरली क्या होता है, आप किसी का पहनावा ओढ़ावा और एक कल्चर होता है ना, उसी से पता चल जाता है कि किस समुदाय से लोग बिलोंग जी, करते जी। हैं, वहां से भी आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। जी, और हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊंगा। एक हमारे भारत में चलता है इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर। राइट। इंडियन कल्चर में बहुत सारे ऐसे परिधान आते हैं। हमारे भारत देश से ही सूती वस्त्रों की उत्पत्ति हुई है। जब हमारे भारत देश में कोई विदेशी मेहमान आता है, लाइक, तो वो भारतीय पहनावे को ज़्यादा फोकस करता है, जैसे लाइक साड़ी, या मेंस है तो कुर्ता पैजामा। और मैं तो जब दिल्ली की सड़कों पे कभी कभी रात को निकलता हूँ तो देखता हूँ भारत में वेस्टर्न कल्चर का लोग अपने आप को आकर्षित दिखने के लिए ऐसे ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। मेरे को शर्म आ जाती है कभी कभी, मैं जब दिल्ली की सड़कों पे घूमता हूँ। तो कहीं ना कहीं इस पे वेस्टर्न कल्चर को हमारे भारत देश से हटा देना चाहिए, इस पर भी एक कानून बनना चाहिए। और मैं उन पेरेंट्सों को भी सीख देना चाहूँगा कि अपने घर की जो बहन बेटियां होती हैं उनको देखो कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। मैं डजन मैटर, मैं किसी की लाइफ में पर्सनल इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर देखो शॉर्ट ड्रेस वगैरह पहने हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके क्राइम बढ़ने की ज़्यादा वो रहेगी संभावना, चांसेस रहेगी। और जब वही क्राइम होता है, फिर मोमबत्ती कैंडल लेकर अपना पीस ऑफ माइंड करो। हम भारत देश में रहते हैं, अपने भारतीय संस्कृति को और पहनावे को बढ़ाओ ना। हम वेस्टर्न कल्चर को क्यों फॉलो करें? जी जरूर। यहाँ से जो सूती वस्त्र आपने बताया, जो जी। खादी भंडार है, विदेशों में जाकर वो आपने बहुत महंगा बिकता है। आपने देखा होगा, जब हमारे भारत में सनातन धर्म वापस आ सकता है, तो भारतीय संस्कृति का जो पहले पुराना कल्चर है वो भी तो वापस आ सकता है। और यहाँ पर भारत में भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है, इसको फॉलो करना चाहिए। और आज हम भारत देश में रहकर गर्व से महसूस करेंगे कि अपनी पुरानी संस्कृति को विरासत में बचाया। नहीं, जैसे आपने बताया भारतीय संस्कृति की तरह से पहनना चाहिए, जो भी वियरेंस है, जो भी है उसको करना चाहिए। लेकिन आज के जो युवा लोग हैं या युवतियां हैं, जो भी, वो कहाँ समझने वाले ये सब चीजें। उनको लगता है कि मैं छोटी ड्रेस पहन के इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा, फॉलोअर ज्यादा मिल जाएगा, मेरा ज्यादा नाम फेम हो जाएगा। तो इसके बारे में मेरा मानना है कि जो ये अभी देख रहा हूँ कि रील्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, शर्म के महसूस होता है जब ऐसे ऐसे लोग
आज आपने देखा होगा कि अगर हम दिल्ली में कोई जॉब वगैरह करते हैं तो 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कहीं मिले, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2014 के पहले कोई भी स्किल नहीं थी, कोई भी स्किल नहीं थी। आज हम अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो ये समझ लो एक मंच है अपनी प्रतिभा को निखारने का। और हम प्रतिभा को निखारने का कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशनल पे बात शिक्षा जगत की हो जाए, या फिर आप इन्फ्लुएंसर की बात कर लो, या किसी भी धार्मिक आध्यात्मिक एस्ट्रोलॉजर कुछ भी आप कर सकते हो उसमें। लेकिन अगर हम यही अगर कोई शॉर्ट ड्रेस वगैरह की बनाते हैं तुरंत वीडियो वायरल हो जाती है। और 20 हज़ार का फोन आजकल के सभी के हाथों में है, लेकिन 20 रुपए का उससे कमाने के लिए कोई नहीं सोचेगा। और आज बेरोजगारी का डंका इसीलिए पीट रहे हैं कि मैं तो बेरोजगार हूँ, बस रील्स देखेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, देन उसके बाद उससे कमाने की अर्निंग की नहीं सोचेंगे। जो भी एंटी बीजेपी के नेता लोग हैं, जो आजकल इंडी इंडी अलायंस नाम से जाने जाते हैं, जी। तो उन लोगों का एक आरोप है कि जो बीजेपी है वो हिंदू का विक्टिम कार्ड खेल के अपना वोट बैंक बना रही है। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है और सबको साथ लेकर चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम ने बीजेपी को वोट नहीं किया, सभी को किया। और इंडी अलायंस एक गठबंधन बना हुआ था जिसमें 26 चिरकुट पार्टियां थी। और 2014 में, आप 2014 के बाद से जब से ये एनडीए सरकार आई है, इसमें देखा होगा एक भी मंत्री कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और जो इसके इंडिया अलायंस में जितने हैं सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई अभी हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेलों में है, उसने 600 करोड़ रुपए का घोटाला किया शराब में। महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोलने जा रहा था, उनके स्पेशल रिजर्वेशन होती, महिलाएं अलग से जाती ठेका लेने के लिए, ठेके पे दारू लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वेशन था। और वो तो अपने आप को कट्टर ईमानदार नेता बोलता था, जब वो रामलीला मैदान में अपना अन्ना हजारे जी के साथ में मिलकर अनशन कर रहा था कि मैं बहुत कट्टर ईमानदार नेता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में देखा इस समय जेलों में बंद है। और मैंने चुनाव में ही बोला था, दिल्ली में कह रहा था केजरीवाल पानी बिजली माफ, दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। तो भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं का मैंने बताया कि आतंकवाद और भ्रष्टाचार इस भारत देश से खत्म होगा। और इसका जब हम 100वें स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक विजन भी है कि 2047 तक हम विकसित भारत बना लेंगे। आपने बोला कि बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है, जी। कोई भी नेता नहीं है, लेकिन 2024 के इलेक्शन में जितने भी इंडिया अलायंस में नेता थे उन पर भ्रष्टाचार का केस लगता था, लेकिन जैसे वो बीजेपी में मिलते थे भ्रष्टाचार का केस हट जाता था। तो वो कैसे? हाँ, आपने जैसा कि बात किया कि इंडिया अलायंस में जो भी नेता होते हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सारे वॉशिंग मशीन से धुल गए। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें मैं बताना चाहूंगा कि अभी आरोप लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि बहुत बड़ा बॉन्ड है, इस पर भ्रष्टाचार है। और मैं तो नहीं मानता कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई भी भ्रष्टाचार है। बहुत सारे ऐसे विक्टिम कार्ड खेले गए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे बीजेपी ने चंदा मांग मांग के और लिप्त हो गई। तो अगर लिप्त है बीजेपी पार्टी तो उन इंडी अलायंस के नेताओं क्यों नहीं आवाज उठाते, वो तो चुपचाप बैठे हैं। तो मैं जहां तक नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी आता है तो भ्रष्टाचार करता है। ऐसा तो हुआ है ना आपके कहाँ हुआ भाई? जैसा कि आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा चर्चित में आया। और अगर कोई भी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता होता इसमें सम्मिलित तो उस पर ईडी सीबीआई हमारी है, वो अपना लीगल एक्शन लेती। नहीं, जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड बता रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, बोले कि असंवैधानिक है जी। इसका बिल्कुल हटाना चाहिए। उससे बहुत सारे इंडिया अलायंस के आप देखोगे तो राहुल गांधी ने क्वेश्चन खड़ा किया था, अखिलेश यादव जी ने क्वेश्चन खड़ा किया था, मतलब सब नेता ने हाँ, मुझे खड़ा किया था सारे नेता कि इसमें सारा ऐसा लिया गया जैसे आपके ऊपर सीबीआई ईडी की रेड पड़ी। अच्छा कोई बात नहीं, हटाना है तो लाइए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा दीजिए, आपका सारा सीबीआई और ईडी का रेड खत्म हो गया। ईडी सीबीआई, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई भी घोटाला हुआ होता तो ईडी सीबीआई अपना काम करती, सुप्रीम कोर्ट काम करता। ये विपक्ष के नेता बैठने वाले थोड़े हैं। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है। अभी हाल में यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं दिल्ली में, ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। वो बिल्कुल यंग थे, अंडर कोई 25 साल का था, कोई 28 साल का था मात्र। तो आखिर इसमें किसकी गलती है? क्योंकि आप देखोगे जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, आप वो दिल्ली बीजेपी पे दोष दे रही है। मतलब आरोप और प्रत्यारोप बस लग रहा है, इसके अलावा कुछ
बच्चे को कुछ सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हाँ, आपने बात किया यूपीएससी के छात्रों ने, उन्होंने मेरे गृह जनपद के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अकबर नगर, वहाँ की एक यादव परिवार से एक लड़की थी, उस श्रेया यादव। श्रेया यादव। उसके पिताजी अपना जमीन बेचकर, खेत बेचकर यहाँ पर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करवा रहे थे, और उसमें हादसा जो भी हुआ। और जहाँ तक बात है, इसमें आम आदमी पार्टी की इस समय दिल्ली में सरकार है, एमसीडी भी उन्हीं की है। तो जो भी ओल्ड राजेंद्र नगर में ये अभी आज तो दृष्टि आई है, सील भी कर दिया गया, क्योंकि अगर जब हम कोई भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं या कहीं पे भी, तो हमें सुरक्षा चाहिए होती है। वहां पर मैंने देखा कि लाइटों में बिजलियों के तार ओपन है, और जब वहां पर ये क्राइम हुआ तो उन लड़कों ने पहले ही इन्फॉर्मेशन कर दी थी कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये हादसा हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार इन्वॉल्वेशन है, और इसके जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली का बात की, पानी से भर जाता है, तो दिल्ली इंडिया का राजधानी है, तो यहाँ पे केंद्र का भी तो फर्ज बनता है कुछ करने, क्योंकि मोदी जी का 7 एमपी दिल्ली में है, जी, तो भी तो कुछ कर सकते हैं। देखिए, अभी तो हम लोगों की गवर्नमेंट आई है, इस पर भी काम होगा। मैं तो ऐसे पश्चिमी दिल्ली में रहता हूँ, पश्चिमी दिल्ली में हमारे यहाँ की सांसद है कमलजीत सहरावत जी। वो वहाँ पर अगर कोई भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, वो खुद वहाँ पर जाकर, मैं ऐसे कई सारे आपको क्लिप दिखाऊंगा, वो खुद स्वयं जाकर वहाँ पर पानी निकालने का काम करती है। तो ऐसे सेवक को अगर दिल्ली की जनता ने चुना है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब सातों सांसदें आकर अपना काम करेंगे। और भारत का कैपिटल जो है वो दिल्ली है। दिल्ली में दोनों गवर्नमेंट को मिलकर काम होता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है ये। तो उसमें मिलकर काम करना होगा, तभी ये दिल्ली हमारा चमकेगा। और दिल्ली को संभालने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है। आज हम देखते हैं कि यमुना नदी में इतनी गंदगी पड़े हुए हैं कि जिसका मैं कोई व्याख्यान नहीं कर सकता। तो इसमें इन्वॉल्वेशन आम आदमी पार्टी की है, और 2025 में इसका चुनाव भी है, विधानसभा का। इसमें हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे और अपनी पार्टी को लाने का काम करेंगे, और इसमें अच्छे से अच्छे तरक्की करेंगे कि दिल्ली को दिखाएंगे कि कैसे विकसित होता है। आपने यमुना की बात करा, यमुना में दिल्ली सरकार का गलती थोड़ी ना है, पब्लिक गंदा कर रहा है उसको, दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट थोड़ी ना गंदा कर रही है, देखिए, पब्लिक को उसमें देखना चाहिए। गंदगी अगर है तो उसको वादा भी किसने किया था? आम आदमी पार्टी की सरकार ने। तो उस पर पहले आप सौंदर्यीकरण करवा देते। अगर पब्लिक गंदगी करती है, आप उस पर जुर्माना लगा देते कि कोई भी अगर पकड़ा जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी और पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। आपका मैं इंस्टा देख रहा था, तो उसमें आप जब भी देखो राहुल गांधी बिल्कुल फायर, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से 7 पुश्ते की दुश्मनी चलती है आपकी, तो ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने जब अभी चुनाव में 5 राज्यों का दौरा भी करके आया था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब एंड अपना एक था मध्य प्रदेश। जब मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गया, तो वहां पर एक मैंने शेर पढ़ा कि तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का। राहुल गांधी के लिए मैंने बोला था वहां की धरती से, तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का, हमने तेरी रैलियों में देखे थे झंडा पाकिस्तान का। जब मैंने वहां पर देखा कि राहुल गांधी के जो कार्यक्रम होते, रैलियां, वहां पर पाकिस्तान के झंडे लहराते, मेरे को बहुत अजीब लगता था। मैं उसी दिन से वहां पर फायर हो गया कि राहुल गांधी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और इनको 99 सीट पे लाके बैकफुट पे कर दिया। और देखा होगा आपने, हम लोगों ने जब कैंपेनिंग करते थे तो एक हम लोगों का नारा था, अब की बार 400 पार। 400 पार जी। तो जब हम क्रिकेट के मैदान में जाते हैं तो अपना एक टारगेट सेट करते हैं कि हमें कितने रन बनाने हैं, 10 ओवर या 20 ओवर में। तो हम लोगों ने एक टारगेट, हम लोगों ने क्या, जनता ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। और 400 पार तो नहीं कर पाए, लेकिन गवर्नमेंट मोदी 3.0 ले आए। और इसमें मैं बता दूं, मोदी 3.0 में 3 गुने की रफ्तार से काम होगा। खान जी, एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जी। जो भी मुसलमान समुदाय कौम के लोग होते हैं, वो उनको बीजेपी से डर लगता है। उनको लगता है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है तो शायद उनकी कौम की खतरा है, शायद वहां से इनको सुरक्षित नहीं है। लेकिन ऐसा बीजेपी मैंने आज तक देखा नहीं है कि कोई कौम को, या मतलब हमेशा देखा गया है मुसलमान समुदाय का बीजेपी अच्छा काम किया, ऐसा तो है नहीं, नहीं काम किया, तो फिर आखिर मुस्लिम समुदाय क्यों बीजेपी गवर्नमेंट से डरती है? देखिए, उनकी सोच है। अगर देखिए, बीजेपी पार्टी में अगर कोई भी योजना का लाभ मिल रहा है तो वो सबसे पहले अब्दुल लाइन में लगकर लेता है, और वो बोल दे कि नहीं लेना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहे थे लॉकडाउन में, और उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो था वो मुस्लिम समुदाय था।
और आप कोई भी योजना का देख लो, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना देख लो, उसमें मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज़्यादा शौचालय मिले हैं। क्योंकि मुस्लिम के घर में जब शाम को 6 बजता था तो हमारे मुस्लिम महिलाएं या हिंदू महिलाएं खुले में शौच के लिए जाने से डरती थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ये सब संभव हो पाया है। और आप सिलेंडर देख लो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत जितने भी कनेक्शन मिले वो मुस्लिम समुदाय को सबसे पहले आके बेनिफिशियरी को दिया गया। तो मैं तो नहीं मानता कि ये गवर्नमेंट जहाँ तक है अच्छी काम कर रही है और हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कर रही है। तो इसमें मुस्लिम को मैं जागरूक करूंगा और आगे आने के लिए प्रोत्साहित करूंगा इसके लिए। और अभी कैंपेनिंग भी करनी है 15 अगस्त से, हर घर तिरंगा अभियान। सबसे ज्यादा मुस्लिमों के घर में भारत तिरंगे लहराने का काम करूंगा। इस पे मैंने इलेक्शन के टाइम एक वीडियो देखा था। एक रिपोर्टर एक महिला से पूछ रही थी कि आपके मतलब बच्चे कितने थे। उन्होंने बोला कि 7 या 8 बच्चे हैं, जो कि अल्लाह का देन है। जी जी। तो उन्होंने बोला कि महंगाई किसका देन है? मोदी जी का देन है। इस पे आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, राजधर्मा मैंने देखा था चुनाव में, जब वो वोटिंग करके आ रही थी, राजधर्मा चैनल ने उसका बाइट लिया था। और मैंने देखा कि जब V2 की परिकल्पना को साकार करना है आजकल, अगर किसी भी मुस्लिम महिलाएं जो होती हैं वो मुस्लिम सोच अच्छी नहीं है। हम दो हमारे दो की परिकल्पना को साकार करेंगे। जब आप ये बताइए 6-6 7-7 बच्चा पैदा करोगे और आप उसमें क्या नाम है अपने बच्चों को शिक्षा से जागरूक नहीं करोगे। अब 7-8 बच्चे होने चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम भी देन उसकी उतनी होनी चाहिए कि मैं पढ़ा लिखा सकूं। अब वो कह रही थी कि मैं मेरे पास 7-8 बच्चे हैं और वो भी अल्लाह की देन है, तो महंगाई भी तो अल्लाह की देन होनी चाहिए। इस पर वो नहीं करेगी क्योंकि वो नॉन एजुकेटेड थी। मैंने जब उसकी वीडियो देखी और मेरे को बहुत अजीब लगा कि दैट साल की ऐसे ऐसे बंदे होते हैं। ये जागरूकता की कमी है। अगर जागरूक ये हो जाए, V2 की जो परिकल्पना है उसको साकार हो जाएगी, तो हमारा भारत देश बहुत आगे निकल जाएगा। तो आखिरी क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का, हमारे जो युवा हिंदू और मुसलमान भाई बहन हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं खासकर युवक और युवतियों को आगे आने के लिए बोलूँगा कि आप भी ऐसे ही समाज के योगदान दें, अपनी भूमिका को निभाओ, पढ़ लिख कर एजुकेटेड बनो, शिक्षित बनो और इस देश के निर्माण में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करो। क्योंकि जब हम देखिए युवा इस देश का ही नेतृत्व कर सकता है, और जब ये युवा ही आगे नहीं आएगा तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इस देश की तरक्की, विकास ग्रामीण क्षेत्रों की हो या गाँव की हो, मोहल्ला, प्रदेश, तभी आगे बढ़ेगा जब इस देश का नेतृत्व युवा करेगा। और युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं इसके लिए मोटिवेटेड भी लोगों को करूंगा, प्रेरित करूंगा, जागरूक करूंगा कि इसमें आए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।